अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एबट ऑफ कैंटरबरी। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। आज इस वीडियो के अंदर हम इसके जो कैंटरबरी जो पोम है उसकी एक्सरसाइजेस को कवर करने जा रहे हैं। एबट ऑफ कैंटरबरी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इसके जो स्टेंजा के स्टेंजा एक्सप्लेनेशन को हम पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे जो कि हमारी क्लास 11 की इंग्लिश बुक के अंदर दी गई हैं। इसकी जो है टोटल 1 to 7 एक्सरसाइज हैं। 8 क्वेश्चन में जो आपको लाइन एक्सप्लेनेशन लिखनी है वो हम पहले कवर कर चुके हैं। 1 to 7 में से जो 2 एक्सरसाइजेस हैं वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस की हैं, बाकी की जो एक्सरसाइजेस में हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ शेयर भी करें। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमें फर्स्ट कॉलम के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, सेकंड कॉलम के अंदर हमें जंबल अप करके दिए गए हैं वर्ड, थर्ड कॉलम के अंदर हमें जो राइट ऑप्शन है वो लिखना है। ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एंशियंट। एंशियंट किसको कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो पुराना या बहुत ही कदीम चीज़ जो है उसके लिए हम एंशियंट यूज़ करते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रिमिटिव। तो एफ जो है हम एंशियंट के आगे एफ लिखेंगे बिकॉज अप्रोप्रिएट मीनिंग हमारी प्रिमिटिव है। इसके बाद हमारा मैरी जो सेकंड वर्ड है, मैरी जो है बहुत ज़्यादा जॉयफुल, बहुत ही हैप्पी कंडीशन में हो तब आप उसके लिए मैरी यूज़ करते हैं। जैसे मैरी क्रिसमस हम कहते हैं तो वो आप किसी को क्रिसमस विश कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मैरी जो है इसका मतलब होता है हैप्पी। तो इधर हम देखें एच हमारा जो है राइट ऑप्शन होगा तो हमने यहाँ पर एच लिखना है। एनॉन हम देखा था पोम के अंदर हमने जब कवर की थी। एनॉन हमने मैंने आपको बताया था बहुत ही जल्दी से तेज़ी से जो है उसके लिए हम एनॉन यूज़ करते हैं। सो इसके जो मीनिंग राइट ऑप्शन है वो सून है। सून मतलब भी जल्दी एंड एनॉन मतलब भी जल्द होता है। ठीक है। सो एनॉन का राइट ऑप्शन ए होगा। रिनाउन जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, बहुत ही ज़्यादा मकबूल हो लोगों में, उसके लिए हम रिनाउन कहते हैं। एंड फेम का भी जो है सेम मीनिंग होगी। सो दे आर द सिमिलर वर्ड्स। सो रिनाउन का हम कहेंगे जे। फोल्ड, कोई भी चीज़ फोल्ड हुई हुई हो, ठीक है, उसको तो उसके लिए हम या तो इनक्लोजर कहेंगे या फिर हम फोल्ड भी कह सकते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन इसमें होगा फोल्ड का आई। आई पे हमारे पास है इनक्लोजर। गैलेंट हम कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो ब्रेव हो उसके लिए हम गैलेंट यूज़ करते हैं। सो गैलेंट का जो राइट ऑप्शन है वो जी है। जहाँ पर हमें ब्रेव नज़र आ रहा है इसका सिमिलर वर्ड्स गैलेंट का। सो हमने राइट ऑप्शन जी लिखा है यहाँ पर। जेस्ट हम कहते हैं किसी भी जोक को कि जोक किए जाए उसके लिए हम जेस्ट यूज़ करते हैं वर्ड, या फिर हम जोक भी कह सकते हैं। सो जेस्ट का हमारा राइट ऑप्शन होगा ई, जिसमें हमारे पास जोक है। पार्डन किसी से माफ़ी मांगना, ठीक है, उसके लिए हम पार्डन यूज़ करते हैं। एंड सेम उसके लिए हम फॉरगिवनेस यूज़ करते हैं। सो पार्डन का राइट ऑप्शन हमारे पास डी होगा। सो हमने इसको डी से कंपेयर करना है। लीग मैन बहुत ही ज़्यादा जो नोबल मैन होता है उसको हम लीग मैन भी कह सकते हैं या फिर नोबल मैन। ठीक है। डिवाइस, ठीक, डिवाइस क्या है कि कोई भी आपका प्लान हो या कोई भी आपका तरीकाकार हो उसके लिए आप जो है वर्ड यूज़ करते हैं डिवाइस, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो पी है। ठीक, वो सी है, सॉरी। ठीक है। तो ये हमारी मीनिंग्स थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं और आपने राइट ऑप्शन पे टिक करना है। सारे के सारे एमसीक्यू आपके पोम के अंदर से हैं। लाइन एक्सप्लेनेशन हमने अच्छी तरीके से कवर की थी तो आपको इजीली जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। द बैलेट द एबट ऑफ कैंटरबरी इज नरेटेड इन, आपने बताना है एबट ऑफ कैंटरबरी जो है किस फॉर्म में नरेट की गई है। सो अगर हम वहाँ देखें हमारी जो पोम स्टार्ट हुई थी आई टोल्ड यू अ स्टोरी, ठीक है, तो आई यूज़ हुआ है तो फर्स्ट पर्सन ये है पोम जो लिखी गई है, नरेट की गई है, तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद पोएट सेज टू द रीडर दैट ही इज गोइंग टू टेल अ, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फोक, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है एक फोक ये कहानी बयान की गई है, फोक स्टोरी है। किंग जॉन वॉज जेलस ऑफ एबट हाउस कीपिंग एंड हाई, किंग जॉन किस चीज़ से उस जेलस हुए थे एबट के हाउस कीपिंग से और उसके जो है हाई रिनाउन से कि वो बहुत ज़्यादा मकबूल था लोगों के अंदर। फोर्थ एमसीक्यू है किंग जॉन फेयर दैट एबट वॉज वर्किंग अगेंस्ट हिज क्राउन, बिकॉज उसको अपने क्राउन की फिक्र हो गई थी और फिर उसको ये लगा था कि शायद एबट जो है इसी के लिए काम कर रहा है कि वो उसका क्राउन हासिल करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि जॉन टोल्ड द एबट
इफ ही डिडंट आंसर हिज 3 क्वेश्चन हिज हेड विल बी beheaded। ठीक है, तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। सो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। ठीक है, आफ्टर लिसनिंग द किंग क्वेश्चन द एबट रोड टू डेश यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज कौन सी यूनिवर्सिटीज गया था? वो ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज गया था। सो राइट ऑप्शन इज डी। द एबट रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम 3 वीक स्पेस। ठीक है, एबट ने कितने दिन का टाइम मांगा था? उसने 3 वीक्स जो है मांगे थे किंग से, ताकि वो उन क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सके। While going back to home town, the abbot met a। घर जाते हुए वो किससे मिला था? शेफर्ड से मिला था। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है द शेफर्ड डिमांड एबर्ट। शेफर्ड ने एबर्ट से क्या डिमांड किया था? उसके हेयर्स एंड ड्रेसेस को डिमांड की थी, ताकि वो किंग के क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सके। ठीक है, सो ये हमारे एमसीक्यूज थे एस एबर्ट ऑफ कैंटरबरी के। एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? आपको कुछ लाइंस दी गई हैं जो कि स्टेंजा से ली गई हैं। ठीक है, और आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये कहाँ कौन से स्टेंजा से ली गई है। ठीक है, सॉरी इधर जो है हमारे पास मिस्टेक हो गई है। हमारी जो स्टेटमेंट आएगा और वहाँ हमारे पास स्टेंजा आएगा। ठीक है, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट कौन से स्टेंजा के अंदर आई थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम कवर कर चुके हैं, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने इनके जो स्टेंजा नंबर्स याद रखने हैं। लाइंस अगर आपसे पूछा जाए लाइंस आपने बताना है। ठीक है, हमारे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एबर्ट इज़ वेरी रिच पर्सन, तो ये आपके जो स्टेंजा नंबर 3 के अंदर बताया गया है। ठीक है, जब उसका बता रहे होते हैं कि वो उसके पास उसके जो सर्वेंट्स हैं वो भी जो है 100 सर्वेंट्स हैं, 50 जो है गोल्ड चेन्स हैं। सो उसमें हमें पता चल रहा है कि एबर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन है। एबर्ट सीम सेटिस्फाइड इन द कोर्ट। एबर्ट कब सेटिस्फाइड फील करता है कोर्ट में? ये हमें पता चल रहा है स्टेंजा नंबर 5 में, जब वो कहता है कि उसकी तो तमाम प्रॉपर्टी है वो उसकी अपनी बनाई हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टेटमेंट नंबर 3 है आपकी वो है एबर्ट ट्राइज टू फाइंड आउट द आंसर। उसमें ओह सॉरी, क्वेश्चन आर वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। एबर्ट्स के लिए वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये हमें बताया गया है स्टेंजा नंबर 9 में। क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट नंबर 4 जो है एबर्ट ट्राइज टू फाइंड आउट द आंसर, ये हमें कौन से स्टेंजा में बताया गया है? स्टेंजा नंबर 11 में। स्टेटमेंट नंबर 5 है हमारी एबर्ट इज श्योर टू हैव हिज पनिशमेंट, क्योंकि जब उसको आंसर नहीं मिले थे तो उसको लगा था कि अब जो है उसकी पनिशमेंट जो है वो पक्की है। तो ये हमें स्टेटमेंट स्टेंजा नंबर 12 में है। ठीक है, हमारा जो द किंग रिवार्डेड द शेफर्ड, शेफर्ड ने किंग को किंग ने जो है शेफर्ड को इनाम दिया, वो कौन से स्टेंजा के अंदर है? स्टेंजा नंबर 25। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट थी और उसके हमने स्टेंजा नंबर बताने थे। एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 में आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आपने वो बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द किंग एंड द एबट। किंग और एबट के दरमियान क्या डिस्प्यूट था? और जब किंग जॉन जो है वो बहुत ही हम देखते हैं कि वो बहुत ही जेलस एंड अनवाइज किंग था, जब उसने लेविश लाइफस्टाइल के बारे में सुना, कैंटर एबट के बारे में जो कि कैंटरबरी का एबट है उसके बारे में सुना, तो उसके फेम से वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हुआ और उसने जो है डिसाइड किया कि उसको जो है कोर्ट में बुलाया जाए। ठीक है, सो इसके अगर हम देखें मेजर डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि जो इनका डिस्प्यूट था दरमियान में, किंग समझता था कि जो इतने सारे जो इसके पास वेल्थ है और वो इसने विक्टिड मीन्स के थ्रू जो है ली है, लेकिन एबर्ट ने क्या कहा कि वो उसने तो तमाम की तमाम जो अपनी जायदाद है या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो तमाम उसने अपनी एफर्ट से और सिंसियरली जो है सिंसियर वे से जो है हासिल की है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। व्हाट एफर्ट्स डिड द एबर्ट मेक इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ। एबर्ट्स ने क्या कौन सी कोशिशें की थी ताकि वो अपने आप को बचा पाए? तो एबर्ट जो है स्कॉलर्स के पास गया था, डॉक्टर्स के पास गया था, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया था स्कॉलर्स, ताकि वहाँ से वो आंसर फाइंड आउट कर सके, ताकि वो अपने आप को सेव कर सके। ठीक है, व्हाट वर द 3 क्वेश्चन दैट द किंग आस्क्ड। 3 क्वेश्चंस कौन से थे जो कि किंग ने पूछे थे? किंग आस्क्ड 3 क्वेश्चन फ्रॉम द एबर्ट। द फर्स्ट वन इज अबाउट द वर्थ ऑफ हिज। ठीक है,
उसकी अपनी कीमत के बारे में उसने पूछा था। ही आस्क्ड टू टेल हिम द किंग टू द एग्जैक्ट वैल्यू when he was in his throne, wearing his crown attire and was among all his neighbor, ठीक है, पीपल। तो अब बताना है कि उसकी वर्थ क्या होगी अगर जो है वो अपने जो है तख्त पे बैठा होगा अपने ताज पहने हुए, और उसके जो है वो उसके जो नोबल पीपल होंगे वो उनके साथ बैठे होंगे, तो उस वक्त जो है किंग की क्या वर्थ होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन उसका ये था। सेकंड क्वेश्चन था द किंग आस्क्ड द abbot to tell him that time needed to go around the world. The third question is to tell him the king what he was thinking at that time। ठीक है, एबर्ट को बताना था कि वो उस वक्त क्या सोच रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे जो कि किंग ने पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट वाज शेफर्ड आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमने बताने हैं शेफर्ड के आंसर। द शेफर्ड टोल्ड द किंग दैट हिज वर्थ वाज 29 पेंस। शेफर्ड ने जो किंग की प्राइस बताई थी वो बताई थी 29 pence। टू जस्टिफाई हिज आंसर ही सेड दैट द एज जीसस क्राइस्ट वाज सोल्ड फॉर ओनली 30 pence among the first Jews, so his worth was 29 as he was a little lesser than the savior was। उनका जो सेवियर हैं जीसस क्राइस्ट, तो उनकी जो कीमत लगी थी वो 30 पेंस ही लगी थी, तो उसने जो है लिटिल लेसर वो कहा कि किंग जो है वो लिटिल लेसर है। सो उसकी जो कीमत लगाई उसने वो लगाई 29। ठीक है, व्हाट वाज द शेफर्ड्स आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है शेफर्ड ने क्या किया था। द शेफर्ड रिप्लाई दैट इफ ही रोड विद द सन ही वुड ट्रेवल अराउंड द होल वर्ल्ड इन 24 आवर्स। ठीक है, अगर वो सन के साथ जो है ट्रैवल करेगा तो वो 24 घंटों के अंदर अंदर पूरा जो है दुनिया को कवर कर लेगा। व्हाट वाज द शेफर्ड आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। In response to the third question, the shepherd said that the king was thinking that the person standing before him and answering his question was the abbot। शेफर्ड ने क्या कहा था कि किंग इस वक्त सोच रहे हैं कि जो पर्सन उनके सामने खड़ा है और जो उनके क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है वो एबट है, जबकि वो इस चीज़ में गलत है क्योंकि इस वक्त जो है एबट नहीं बल्कि जो है उसका जो शेफर्ड है वो खड़ा हुआ है, और उसने फिर जो है किंग से शेफर्ड के एबट के लिए माफ़ी भी मांगी और अपने लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड द किंग एक्सप्रेस हिज इमोशन आफ्टर बीइंग आंसर्ड ऑल बाय हिज क्वेश्चंस। किंग का एक्सप्रेशंस हमें बताने हैं। King enjoyed the shepherd answer. He felt proud at being compared by Jesus Christ and at being able to travel at the speed of the sun. The third answers pleased him too, and he proposed to make the shepherd the abbot in place of his master। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था कि उसको जो है जेसिस क्राइस्ट से कंपेयर किया गया था, और जब उसको दूसरे सवाल का जवाब मिला तब भी वो बहुत खुश हुआ था उसके जवाब से, और इस तमाम जवाबों से खुश होकर उसने जो है शेफर्ड को उस अपने मास्टर की जगह पे अपॉइंट करने के लिए कहा। ठीक है, उसको जो इनाम उसको दिया, तो उसने क्या कहा कि अपने मास्टर की जगह तुम जो है एबट के जो है ड्यूटी पर हो गए, लेकिन शेफर्ड ने इस चीज़ से मना कर दिया था। Why did the shepherd not accept the king's offer? Because he was illiterate, so he refused the king offer. He requested the king, do not give me any higher position which do not suit me because of uneducated। ठीक है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, वो एजुकेटेड नहीं था, बिकॉज वो इलिटरेट था, सो इसलिए उसने किंग की ऑफर को मना कर दिया। हाउ वॉज द एबट बेनिफिटेड बाय हिज शेफर्स बोल्ड आंसर्स। एबर्ट को क्या फ़ायदा हुआ शेफर्स के आंसर से, क्योंकि एबर्ट was benefited by his shepherd's bold answer because the king says if he couldn't able to give answer his head will be beheaded। ठीक है, किंग ने क्या कहा था अगर वो आंसर ना कर पाया तो उसका जो है सर काट दिया जाएगा, लेकिन जब शेफर्ड ने आंसर दे दिए, सो उसने जो है अपने एबर्ट के लिए माफ़ी भी मांगी, जिसके ऊपर जो है किंग ने उसके लाइफ जो है बख्श दी। ठीक है, सो इस तरीके से जो है एबर्ट को शेफर्ड्स के आंसर्स का फ़ायदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ दिस बैलेड। मेन आइडिया हमें बताना है। द एबर्ट ऑफ कैंटरबरी इज एन इंटरेस्टिंग पोम एंड द मेन आइडिया बिहाइंड इट is that it asks the reader to not judge the people and their wisdom on the ground on the appearance of professions। ठीक है, इस पूरी बैलेट के अंदर हमें जो मेन आइडिया मिल रहा है वो क्या है कि हमें पीपल्स को जज नहीं करना चाहिए उनके प्रोफेशन और उनकी अपेयरेंस से। ठीक है,
बिकॉज़ हमने देखा कि एबर्ट जो कि एक बिशप है, मोनेस्ट्री का जो है हेड है वो, लेकिन उस वो भी जो है आंसर्स नहीं कर पाया, जबकि एक शेफ़र्ड जो है उसने जो है ना ही स्कॉलर्स आंसर कर पाए, ना ही डॉक्टर्स। सो बल्कि एक शेफ़र्ड ने जो है किंग के तमाम क्वेश्चंस के जवाब दे दिए। Education is not the legacy of any university or other institution. It can be gained from everywhere and by everyone in the world. So one should try to learn from everywhere. ठीक है, एजुकेशन के बात की गई है कि एजुकेशन सिर्फ यूनिवर्सिटी या फिर किसी इंस्टीट्यूट तक बाउंड नहीं है, आप चीज़ों को सीख सकते हैं कहीं से भी, किसी भी जगह से। ठीक है, हर चीज़ में आपको किसी ना कोई आपको सबक मिल रहा होता है। ठीक है, तो आपने हर एक से, हर चीज़ से जो है कुछ ना कुछ सबक हासिल करना है। ठीक है, उसके बाद है ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म हो गए। एक्सरसाइज नंबर 5 है आपकी, जिसमें आपने डिस्कस करना है एबर्ट ऑफ कैंटरबरी को एज अ बैलेड। बैलेड आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बैलेड क्या है। बैलेड इज़ अ पोम विद अ म्यूजिकल क्वालिटी। अ बैलेड इज़ अ नरेटिव इन नेचर। ठीक है, नरेटिव फॉर्म में होती है ये। दिस मीन दैट इट टेल्स अ स्टोरी। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई हमें स्टोरी बताए, बिकॉज़ नरेट की गई है इसको, तो इसका मतलब होगा कि हम उसको थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन उसमें होती है, डिटेलनेस होती है उसमें। हमें कंप्लीटली एक एंड फर्स्ट टू एंड जो है इसका मैसेज मिल रहा होता है, फर्स्ट पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हमें मिल रहा होता है। ठीक है, तो इस बैलेट के अंदर हमें कोई स्टोरी बताई जाती है। कैंटरबरी को एज एन बैलेड हम देखें तो द पोम द एबर्ट ऑफ कैंटरबरी इंक्लूडेड इन आवर बुक as a ballad. Ballad have crude language because fine writing couldn't suitable for the telling a straightforward and amusing folk story. Because ये एक folk story बताई गई है, इसलिए हमने इसमें crude language यूज़ की ballad की वजह से। अगर हम और देखें, इट इज़ एन ओल्ड बैलेड ऑफ द साउथ ऑफ इंग्लैंड। जब हमने लाइन एक्सप्लेनेशन की थी वहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि ये साउदर्न बैलेड है, बिकॉज़ ये साउदर्न पार्ट एरिया एरा पार्ट में जो है लिखी गई है। सो इसलिए जो है इसको साउदर्न बैलेड के जाना जाता है। नॉर्दर्न बैलेड जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, उसके जो वर्ड्स होते हैं वो हमें उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं और हम मुश्किल से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लेकिन साउदर्न बैलेड जिस तरीके से एबर्ट ऑफ कैंटरबरी है, हम ईज़िली जो है उसको कवर अप कर रहे थे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो साउदर्न बैलेड बहुत ज़्यादा ईज़ी टू अंडरस्टैंड होती हैं, ठीक है? इट टेल्स अ स्टोरी इन अ सिंपल एंड ट्रेडिशनल वर्ड्स फॉर्म। इट consists of 27 stanza. Each stanza is rhymed in the same manner. The first line is rhymed with the second and the third with the fourth. राइमिंग स्कीम भी हमने कवर की थी। जो हमारा फर्स्ट लाइन था वो थर्ड लाइन से राइम कर रहा था, जो सेकंड लाइन थी वो फोर्थ लाइन से राइम कर रही थी। ठीक है, ये एक सिंपल एंड ट्रेडिशनल वर्स फॉर्म के अंदर हमें बताई गई है। ट्रेडिशनल स्टोरी है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर हमें बताई गई है। 27 स्टैंजा पे डिपेंड करती है और इसकी राइमिंग स्कीम हमने देखी है। ठीक है, बैलेट को हम देखें, दिस बैलेट इज़ अ ग्रेट पोएट्री बिकॉज़ ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड क्रूडनेस एड्स टू इट्स सर्टेन चार्म। द स्टोरी ऑफ दिस बैलेट इज़ नो मोर देन अ पॉपुलर लीजेंड किंग जॉन हू reigned इंग्लैंड फ्रॉम 1199 टू 1216। ठीक है, किंग जॉन की जो है इसके पॉपुलर लीजेंड जो है उनकी जो है स्टोरी इसमें बताई गई है। और अगर हम देखें उसके बारे में बताया गया है कि किंग जॉन जो है वो एक अनप्लेजेंट एंड थ्रो बैड किंग थे वो। बट एबर्ट ऑफ कैंटरबरी के देखें, अगर ये हिस्ट्री में फाइंड आउट, क्योंकि हमें हिस्ट्री में किंग जॉन मिलते हैं, लेकिन अगर ये स्टोरी देखी जाए एबर्ट ऑफ कैंटरबरी की और किंग जॉन की, तो ये हमें हिस्टोरिकल एविडेंस इसका कहीं से भी नहीं निकलता है। बिकॉज़ कॉमन पीपल हेटेड हिम, किंग जॉन को वो पसंद नहीं करते थे। सो उन्होंने जो है बहुत सारी जो है स्टोरीज़ जो हैं उसके साथ अटैच की थी आफ्टर हिज़ डेथ। ठीक है, अगर डेथ से पहले होता तो वो इंसान ही मर जाता। ठीक है, तो इसलिए ये हिस्टोरिकल एविडेंस इसके ऊपर हमें कोई नहीं मिलता और ये हम नहीं कह सकते कि ये ट्रू स्टोरी है, बिकॉज़ कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो ये हमारी एपिट ऑफ कैंटरबरी एज़ अ बैलेड हमने डिस्कस किया। आप इसको अगर चाहें तो और एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इसमें जो है इसको अ, स्टोरी बता सकते हैं कि इस स्टोरी के अंदर क्या-क्या हुआ है। लेकिन अगर हम बैलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने जो मेन पॉइंट्स थे बैलेट के हिसाब से वो हमने इसके अंदर लिखे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एपिट ऑफ कैंटरबरी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 6 और एक्सरसाइज नंबर 7 जो है वो आपका क्लास वर्क है, वो आप जो है ग्रुप वर्क कर सकते हैं। उसमें आपने पोम को जो है स्टैंजा वाइज बनाना है। ठीक है, तो वो आपके जो है एक क्लास वर्क है। ठीक है, उसके बाद आपके जो सेकंड एक्सरसाइज नंबर 7 है उसको आपने इस एबर्ट ऑफ कैंटरबरी को परफॉर्म करना है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट
Abbot of Canterbury. I hope you understand it. And if you have any question, please comment us. And please subscribe to the channel. Also share it with your classmates and others.